आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन 2019 का सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। 25 एमसीक्यूज जो इससे पहले वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है उसमें डिस्कस हो चुके हैं। तो 26 से ऑनवर्ड 26 to 50 एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग जो 50 एमसीक्यूज हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में हो जाएंगे। चलते हैं आज हम अपने पहले एमसीक्यूज की तरफ। इंक्रीज इन वेज रेट इंक्रीज इन वेज रेट रिजल्ट इन डिक्रीज इन लेबर डिमांड, यानी कि ये सामने मैंने डिमांड लेबर का बनाया हुआ है कि ये पहले वेजेस हैं और W1 और ये लेबर की डिमांड है। वेजेस की डिक्रीज होने की वजह से लेबर की डिमांड में क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो जब हमने ज़्यादा लेबर अप्लाई की तो हम जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसके सेकंड फेज में प्रोडक्शन ले रहे होते हैं, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। तो इस वजह से जो ये VMPL है, जिसे हम डिमांड फॉर लेबर कर्व कहते हैं या MRPL भी इसे कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में VMPL और MRPL सेम होते हैं। जो मेरी वीडियो है इस पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्राइसिंग के ऊपर, उसमें ये तमाम चीज़ें, तमाम मार्केट स्ट्रक्चर, डिफरेंट सिनेरियो डिस्कस किए गए हैं। तो इसका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग। जैसे ही आपकी जो वेज रेट है वो डिक्रीज होगी तो आप लेबर की डिमांड को ज़्यादा करेंगे, और जैसे जैसे लेबर ज़्यादा हायर करेंगे तो उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती जाएगी, लेबर की डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक ना सी ऑप्शन भी है, देयर आर ए डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जो रिटर्न टू स्केल इसका ताल्लुक होता है लॉन्ग रन से, ठीक है। और लॉन्ग रन में क्या होता है कि जैसे ही वेज रेट डिक्रीज हुई, आपने लेबर को ज़्यादा हायर किया। लेबर को ज़्यादा हायर करने के साथ साथ आप ऑप्टिमल कम्बिनेशन की तरफ जाते हुए कैपिटल को भी ज़्यादा हायर कर रहे हैं। और फिर उसमें आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इफेक्ट, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन इफेक्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इफेक्ट हम दिखाते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। तो वो लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट हो जाता है। अगर हम यहाँ पर शॉर्ट रन को डिस्कस करें, जितना कि इसने हमें बताया हुआ है, तो ए ऑप्शन इसका मोर सूटेबल आंसर है। ठीक है, अगर हम इसको लॉन्ग रन की तरफ लेकर जाएं तो फिर देयर आर ए डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जब आप वेजेस को डिक्रीज जब वेजेस डिक्रीज होगी तो आप लेबर को ज़्यादा हायर करेंगे, और इस लेबर का ऑप्टिमम यूज़ करने के लिए फिर आप कैपिटल हायर कर रहे हैं, फिर उसमें आउटपुट मैक्सिमाइजेशन इफेक्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इफेक्ट वो दिखा रहे हैं। तो फिर वो लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो फिर उसमें हमारे पास डी और जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होंगे, पर जितनी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट बनेगा। 27 MCQs है। व्हेन ए फर्म हैज इज प्राइस टेकर, यानी प्राइस टेकर का मतलब है ये परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा है। ठीक हो गया, व्हेन फर्म हैज ए प्राइस टेकर इनपुट मार्केट। ठीक हो गया, यानी कि ये वेजेस दी गई हैं और ये सप्लाई है, इसके ऊपर उसने यानी कि ये वेजेस अपनी तरफ से फर्म डिटरमिनेट नहीं कर सकती, ये जो मार्केट में जो वेजेस है इसके ऊपर इसको लेबर हायर करने पड़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड। अब इसने जो जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइसिंग की बात करते हैं तो हम दो मार्केट्स को साइमल्टेनियसली डिस्कस कर रहे होते हैं। एक इनपुट मार्केट जहाँ से हमने लेबर कैपिटल लेना होता है, और दूसरा हम कमोडिटी मार्केट को डिस्कस करते हैं। दोनों मार्केट पैरेलल चल रही होती हैं, और हमने देखना होता है कि दोनों मार्केट्स के अंदर कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है, मोनोपोली है, मोनोप्सोनिस्ट है, या परफेक्ट कंपटीशन है। तो यहाँ पर इसने हमें परफेक्ट कंपटीशन दिया हुआ इनपुट मार्केट्स के अंदर, तो हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों मार्केट्स के अंदर परफेक्ट कंपटीशन है, कमोडिटी मार्केट के अंदर भी और इनपुट मार्केट के अंदर भी। तो जब परफेक्ट कंपटीशन होगा दोनों में, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस और MR आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, और जो डिमांड फॉर लेबर कर्व होता है वो किस चीज से हम ड्रा करते हैं, प्राइस और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, जो ऊपर भी हमने डिस्कस किया है ये। ठीक हो गया, ये VMPL। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये VMPL बन जाता है।
ठीक हो गया। और प्राइस किसके इक्वल है, एम आर के इक्वल है। तो प्राइस की जगह अगर एम आर लिख दें और इसको एमपीएल से मल्टीप्लाई करें तो ये एम आर पी एल बन जाता है। तो परफेक्ट कंपटीशन हो जब दोनों मार्केट में, कमोडिटी मार्केट के अंदर भी और इनपुट मार्केट के अंदर भी, तो जो डिमांड फॉर लेबर कर्व होता है वो एम आर पी एल भी होता है, और वो वीएमपीएल भी होता है। तो इसका जो ए ऑप्शन है, मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व इज ए डिमांड फॉर लेबर कर्व, और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज ए लेबर डिमांड कर्व। तो ये दोनों ऑप्शन इसके क्या होंगे, ये करेक्ट होंगे। ये वाले दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, इसमें कुछ जो स्टेटमेंट है इसमें मैंने कुछ अमेंडमेंट भी की है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। तो इस वजह से मुझे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ा। 28 एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डियोप्लिस्ट्स इन द बर्ड ट्रेंड मॉडल। बर्ड ट्रेंड मॉडल, इस पर भी मेरी वीडियो है। इसमें हम ये देखते हैं कि जो फर्म्स है वो प्राइसेस को चूज कर कर अपने रिएक्शन को शो करती है। जो इससे पहले कॉर्नेट मॉडल है, ये नॉन इंक्लूसिव ओलिगोपोली के 5 मॉडल की मेरी वीडियोस मौजूद हैं, जिसमें बर्ट कॉर्नेट मॉडल है, बर्ट्रैंड मॉडल है, स्टैगलबर्ग मॉडल है, चैम्बेलियन मॉडल है, स्विजी पॉल स्विजी मॉडल है। तो ये इधर बात कर रहा है बर्ट्रैंड मॉडल की। बर्ट्रैंड में हमें पता है कि जो रिएक्शंस कर्व हैं वो उधर हम प्राइस को चूज कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्राइस के कॉम्बिनेशन होते हैं, उनको जेन में रखकर हम रिएक्शन कर्व ड्रॉ करते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट होगा। प्रीटो इम्प्रूवमेंट मीन, प्रीटो इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है कि इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन है, इट इज पॉसिबल टू इम्प्रूव समवन विदाउट हर्टिंग समवन एल्स। यानी कि किसी को आप बेहतर कर रहे हैं और किसी का लॉस नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रीटो इम्प्रूवमेंट कहते हैं। 30 एमसीक्यूज है। द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, हमें पता है कि जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है वो प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई और इनकम का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई में कोई डिफरेंशिएशन नहीं की हुई, तो इस वजह से जो इसका सी ऑप्शन है, फंक्शन द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड इनकम। तो जो सी ऑप्शन होगा इसका वो करेक्ट होगा। तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये सीधी सीधी चीज लिखी हुई है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन कंज्यूमर थ्योरी। अच्छा, इस पर मेरी एक जामे वीडियो है। जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, ऑन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मैं क्रॉस की बात नहीं कर रहा, कल भी ये एमसीक्यू से डिस्कस कर चुका हूं मैं, क्रॉस और ऑन। तो इसमें हम ऑन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देख रहे होते हैं जब हम इंडिफरेंस कंज्यूमर थ्योरी को हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें जो हम इंडिफरेंस कर्व यूज करते हैं वो कन्वेक्स टू रीजन ही होते हैं। ठीक हो गया। ऐसा नहीं होता कि हम उसमें कंप्लीमेंट्री गुड्स का एल शेप इंडिफरेंस कर्व यूज कर रहे हैं। और जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, अगर उसका आप नीचे डिमांड कर्व को ड्रा करें तो वो हमेशा नेगेटिव ही बनता है। ठीक हो गया। तो नेगेटिव इफेक्ट होगा सब्स्टिट्यूशन का। Substitution effect in consumer 3 is negative if indifference curve are convex to origin। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो। हाँ जी। साइन ऑफ इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज डिपेंड, यानी कि जब ये प्राइस चेंज होती है ऐसे, ये मेरा इंडिफरेंस कर्व है और मैं यहाँ पर हूँ, ये प्राइस चेंज हुई। ठीक हो गया। अब प्राइस चेंज हुई तो अब मैं यहाँ भी जा सकता हूँ और यहाँ पर भी जा सकता हूँ, इसके बाद मैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बनाता हूँ। ठीक हो गया। अगर ट्यूशन इफेक्ट के बाद जो हम इनकम इफेक्ट देख रहे होते हैं, ठीक हो गया, उसका जो साइन है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो डिपेंड करता है गुड्स नॉर्मल है या इंफीरियर है। जो गिफन गुड्स है वो अल्ट्रा इंफीरियर गुड होती है, यानी कि वो उसकी एक्सट्रीम शेप है इंफीरियर की। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ जब इनकम इफेक्ट दिखाना हो, द साइन ऑफ इनकम इफेक्ट, तो हमने डिफरेंशिएशन करना है कि प्राइस चेंज होने के बाद कि ये गुड नॉर्मल है या इंफीरियर है। बस दो दो चीजें होती हैं। अगर नॉर्मल है तो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होगा, अगर इंफीरियर है तो वो नेगेटिव होगा। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा।
33 MCQs। इफ वेज रेट इंक्रीज, तो वेज रेट इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो उसका पॉजिटिव फंक्शन होता है। जो लोग हैं वो वर्किंग आवर को बढ़ा देते हैं और लेयर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। सिंपल एमसीक्यूज है। लेबर सप्लाई इंक्रीज एंड डिमांड फॉर, जो लेयर है, जो लेबर आराम पसंद थे, वो भी अब आराम को छोड़कर काम की तरफ जाएंगे, या जो पहले ही काम पर हैं वो ज्यादा और के लिए अपनी सर्विसेज को पेश करेंगे, और जो लेयर है, आराम है, उसको कम कर दोगे ये अगर वेज रेट इंक्रीज हो जाती है। तो 33 का ए ऑप्शन करेक्ट है। रैशनैलिटी इन इकोनॉमिक्स मींस इकोनॉमिक्स एजेंट मैक्सिमाइजेज मिनिमम गेन। ठीक है। इकोनॉमिक एजेंट मिनिमाइजेज कॉस्ट। ठीक है। इकोनॉमिक एजेंट मिनिमाइजेज मैक्सिमम लॉस। ठीक हो गया। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है चीज। 35 MCQs। मार्केट डेट हैज पावर, मार्केट डेट हैज पावर इन इनपुट मार्केट, यानी पावर से मुराद उसने यहाँ पर मोनोपोली ली हुई है, ये मैंने ऊपर लिख दिया है। बट इन कम्पिटिटिव इन आउटपुट मार्केट, देखिए इसने यहाँ, जैसे मैंने 36 MCQs में आपको बताया कि जब आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसिंग की बात करेंगे तो आपको इनपुट मार्केट और आउटपुट मार्केट, यानी कि जिसे कमोडिटी मार्केट है, दोनों का आपको जिक्र करना पड़ेगा, तो फिर आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। अब यहाँ पर मोनोपोली पावर है। जब मोनोपोली पावर है तो फिर हमें जो सप्लाई ऑफ लेबर कर्व और मार्जिनल एक्सपेंस कर्व को ड्रा करना पड़ता है। ठीक हो गया। जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसकी इनपुट मार्केट के अंदर मोनोपोली है। ठीक हो गया। तो ये वाहिद है उसको लेबर को खरीदने वाला, और कोई लेबर को नहीं खरीदता। उसके बाद जो कंपिटिटिव मार्केट है वो लेबर डिमांड को कर्व को ड्रा कर रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो अब यहाँ पर क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है, कंपिटिटिव मार्केट उसने कहा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने वीएमपीएल को ड्रा कर दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम वहां पर आता है जहां पर मार्जिनल एक्सपेंस का कर्व वीएमपीएल को इंटरसेक्ट करेगा। ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर ये क्वांटिटी डिटरमाइंड हो जाएगी और ये वेजेस। तो बस इसने हमसे इक्विलिब्रियम का पूछा हुआ है कि इस ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा जहां पर आपके जो मार्जिनल एक्सपेंस का कर्व है, ठीक है जी, मार्जिनल एक्सपेंस या मार्जिनल एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म कहते हैं, इक्वल टू इट्स वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, या इसको डिमांड फॉर लेबर कर्व भी कहते हैं। जहां पर ये आपस में इक्वल होंगे वहां पर इंटरसेक्शन होगी। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो मार्जिन रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट एमआरपीएल और वीएमपीएल परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सेम होते हैं। ठीक हो गया। पर जो एमआरपीएल है ये नॉर्मली हम यूज करते हैं जब यहाँ पर जो कम्पिटिटिव मार्केट है इसमें मोनोपोली, जो आउटपुट मार्केट है उसके अंदर मोनोपोली हो, तो फिर यहाँ पर हम एमआरपीएल को यूज कर रहे होते हैं। और जो एमआरपीएल होता है वो वीएमपीएल से नीचे लाई करता है अगर जो कमोडिटी मार्केट है या आउटपुट मार्केट है वहां पर मोनोपोली हो। तो इसका बी ऑप्शन इसमें सूटेबल ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। तो ये मैंने फार्मूले लिख दिए हैं। नॉमिनल जीडीपी का क्या होता है, करंट ईयर की प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी। रियल जीडीपी में क्या होता है, बेस ईयर की प्राइस होती है और करंट ईयर की क्वांटिटी होती है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है, बोथ ऑफ देम आर कैलकुलेटेड एट ए करंट क्वांटिटीज, यानी कि इधर भी करंट क्वांटिटी है नॉमिनल जीडीपी में भी, और रियल जीडीपी में भी करंट ईयर की क्वांटिटी होती है। तो बाकी में वो कहता है कि बोथ ऑफ देम आर करंट प्राइसेस, नहीं जी, करंट नहीं होती, यहाँ पर करंट है, यहाँ पर बेस है। बोथ ऑफ ऑफ देम आर कैलकुलेटेड बेस प्राइसेस, नहीं, ये भी गलत है, तो बाकी सब गलत है। इसमें जो डी ऑप्शन है आपका, बोथ ऑफ देम आर कैलकुलेटेड एट ए करंट क्वांटिटी, क्वांटिटी इसके अंदर क्या होती है, करंट होती है, तो ये जो इसका डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा इसका। 37 MCQs. Suppose that over a time, the share of industrial sector in a country GDP increases. यानी कि जैसे हम शेयर देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना है, एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना है, सर्विसेज सेक्टर का कितना है। तो इसका मतलब यह है कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री सेक्टर इंक्रीज बाय मोर देन अदर सेक्टर। अगर इसका शेयर बढ़ रहा है तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी जो आउटपुट की जो वैल्यूज है वो इंक्रीज हो रही है मोर देन अदर सेक्टर। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा।
38, द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी डिफ्लेटर एंड सीपीआई। ये जीडीपी डिफ्लेटर का मैंने फार्मूला लिख दिया है। ठीक है, ऊपर नॉमिनल जीडीपी होती है, इसके नीचे रियल जीडीपी होती है, और ये सीपीआई का है। सीपीआई के अंदर जो क्वांटिटी होती है ना, वो बेस ईयर की होती है। ठीक हो गया। और जो जीडीपी डिफ्लेटर है उसके अंदर जो क्वांटिटी होती है वो करंट ईयर की होती है। अगर आप इसको स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो ऊपर वाला है ये पास्चे का फार्मूला है, और नीचे वाला लेस्पेयर का फार्मूला है। तो अब वो क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन जीडीपी डिफ्लेटर एंड सीपीआई, द फॉर्मर डज नॉट इंक्लूड इंपोर्ट्स वाइल लेटर इंक्लूड्स देम। ठीक हो गया। वो कहता है ये फॉर्मर, फॉर्मर से मुराद जीडीपी डिफ्लेटर है। वो कहता है डज नॉट इंक्लूड इंपोर्ट्स, वाकई ये जीडीपी में है, इसमें इंपोर्ट्स शामिल नहीं होती, इसके अंदर इंपोर्ट्स शामिल होती है। हाँ जी, ठीक कह रहा है। फॉर्मर इज कैलकुलेटेड एट ए करंट क्वांटिटी। हाँ जी, ये देखिए फॉर्मर का मतलब ये पीछे ये करंट क्वांटिटी के ऊपर कैलकुलेट हो रही है। और जो वाई लेटर ऑन ए बेस क्वांटिटी, हाँ जी ये देख बेस क्वांटिटी के ऊपर कैलकुलेट होती है। द फॉर्मर इंक्लूड्स ऑल गुड्स वाइल लेटर इंक्लूड्स ओनली कंज्यूमर गुड्स। ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है ये पूरी इकोनॉमी की गुड्स को शामिल करता है। और सीपीआई के अंदर जो कंज्यूमर के यूज में होती है, जो बास्केट में गुड्स होती हैं वो शामिल होती हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल आर रिगार्डेड एज द इकोनॉमिकली इम्प्लॉयड। अच्छा, इम्प्लॉयड पीपल कौन होते हैं? जो अपनी जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके बदले कुछ ना कुछ ले रहे हैं। ठीक हो गया, तो इट्स कार्ड इम्प्लॉयड। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं ना, नॉर्मली अगर वो पार्ट टाइम काम नहीं भी कर रहे तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं होते। ठीक हो गया, वो एम्प्लॉयड ही कंसिडर होते हैं। सही है। तो जो कैदी है वो भी उस लेबर फोर्स के अंदर उसके अंदर शामिल नहीं होते। तो यहाँ पर वो ये कहता है पीपल हु वांट ए जॉब बट डू नॉट हैव, ये तो सीधा सीधा अनएम्प्लॉयड में आता है। फीमेल वर्किंग एट ए होम टू कुक देयर फैमिलीज, अब ये काम तो करती हैं पर इसके बदले इनको वेजेस नहीं मिलती। ठीक हो गया, तो इस वजह से ये भी लेबर फोर्स में नहीं होंगी। वर्कर आर लेड ऑफ पार्टली बाय फर्म्स। ठीक हो गया, ये अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे या ये साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। ठीक हो गया। तो जो एम्प्लॉयमेंट में आएंगे इधर स्टूडेंट वर्किंग के पार्ट टाइम। ठीक हो गया, जो काम कर रहे हैं और उसके बदले वो अर्निंग ले रहे हैं। तो इट मींस कि ये एम्प्लॉयड है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सूटेबल होगा इधर। 40 है जी। क्लासिकल इकोनॉमी सेड मॉनेटरी पॉलिसी इज फुली इनइफेक्टिव, ये लिखा हुआ है इनइफेक्टिव। दिस व्यू इज नॉन एज मनी न्यूट्रलिटी। फुल क्राउडिंग आउट नहीं, क्राउडिंग आउट का तो ताल्लुक नहीं है इससे। लिक्विडिटी ट्रैप ये भी नहीं है, बोथ ए एंड बी नहीं। तो मनी न्यूट्रलिटी है। ठीक हो गया। जब अगर आप मेरे आपके पास मेरे मैक्रो के लेक्चर है तो उसमें मैंने ये समझाया हुआ है कि कैसे हमने क्यूटीएम थ्योरी से फिर एग्रीगेट डिमांड कर्व को ड्रॉ किया। और फिर एग्रीगेट सप्लाई कर्व इनका वर्टिकल होता है, जैसे मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, उधर वेजेस इंक्रीज हो जाती है। तो रियल आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो इसको मॉनेटरी पॉलिसी को वो क्या कहते हैं, ये न्यूट्रलिटी है। ठीक हो गया, इनइफेक्टिव पॉलिसी है, यानी कि आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज द एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट टू राइटवर्ड। क्या आपका जो ये सप्लाई कर्व है ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक हो गया। तो उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी शॉक आता है। ठीक है क्या, पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी शॉक कैसे आएगा? आपकी जो लेबर फोर्स है आपने उसको ट्रेनिंग दिलवाई है। ठीक हो गया, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई और लेबर फोर्स में इजाफा हो गया। जो पहले लोगों का टेस्ट काम करने का नहीं था वो काम करना शुरू हो गया, लेबर सप्लाई इंक्रीज हो गई। तो ये सारे पॉजिटिव या टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, ये सारे के सारे पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी शॉक हैं। तो बाकी जितने भी दिए हुए हैं ए बी और डी, ये सारे के सारे डिमांड साइड वाले कंपोनेंट हैं। तो इसमें ये जो सी है यही आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है उसको शिफ्ट कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ए ट्रू अबाउट ए लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? ये इस तरह की सिचुएशन हो जाती है हमारे मनी डिमांड की, ये मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इधर, और यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इनफेक्टिव हो जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी इंक्रीज करें डिक्रीज करें तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी जगह से चेंज नहीं होता। तो अब यहाँ देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट लिक्विडिटी ट्रैप। इंटरेस्ट रेट टू लो, हाँ जी ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। मनी सप्लाई कैन नॉट इफेक्ट आउटपुट, हाँ जी मनी सप्लाई यहाँ टोटली फेल हो जाती है। जब भी केन्स ने
फिस्कल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाया था। एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। हाँ जी, इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, वही जो हमारे जो प्राइसेस डिक्रीज हो रही होती हैं इकोनॉमी के अंदर, वो इसी वजह से होती हैं कि सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड उनकी नहीं होती। तो इस वजह से जो इसका डी ऑप्शन है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, तो इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ठीक हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। 43 MCQs के ऊपर। इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0.8 देन एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इक्वल टू। ये मल्टीप्लायर का फार्मूला लिखा हुआ है 1/1 माइनस एमपीसी, तो वो 1/0.2 आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लायर की। जस्ट आपने फार्मूले के अंदर पुट करना है 1/1 माइनस 0.8 करना है। जब आप 0.8 करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। ये मैंने आगे सॉल्व किया हुआ है। 44 द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की बात कर रहा है। जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का इनकम के ऊपर जो इफेक्ट आता है वो होता है 1/1 माइनस बी। और जो टैक्स कम करने का या टैक्स के चेंज आने का जो इफेक्ट होता है वो होता है -b/1 माइनस बी। जब हम इनको जमा करते हैं दोनों को, 1 - b प्लस -b 1 - b, जब इसको करते हैं तो इसका जवाब =1 आता है। इसमें ये होता है कि जो चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग का जो इफेक्ट होता है वो ग्रेटर होता है, और चेंज इन टैक्स का जो इफेक्ट होता है वो लेस होता है। ठीक हो गया। ये मैंने यहाँ पर फार्मूला भी लिख दिया है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन जीडीपी इज ग्रेटर देन फॉल इन टैक्स बाय द सेम अमाउंट। यानी कि वो ये बता यहाँ ये रहा है कि फर्ज करें गवर्नमेंट ने क्या किया कि टैक्सेस कम कर दिए। ठीक हो गया। या टैक्सेस बढ़ा दिए। लेट टैक्सेस बढ़ा दिए, इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अब वो टैक्सेस जो बढ़ाए हैं उसको सारा गवर्नमेंट स्पेंड के ऊपर खर्च कर दिया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की। ठीक हो गया। अब जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की है उसका ज्यादा इफेक्ट है। ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का फर्ज करें 500 इफेक्ट आता है। अगर यहाँ पर आप जो एमपीसी है वो 0.8 पुट करें। जब आप इसको यहाँ पर 0.8 पुट करेंगे तो इसका जवाब आएगा 4। ठीक हो गया। इसका जवाब आएगा 4 और इसका आएगा 5। जब आप यहाँ पर 100 का चेंज लेकर आएंगे टैक्स के अंदर, तो यहाँ पर आपको चेंज हो रहा होगा 400, और यहाँ पर क्या होगा 500। इसका इफेक्ट नेगेटिव होगा और इसका क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो 500 में से निकालेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, जो इनिशियली आपने टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होंगी चेंज की होंगी। तो इसका जो बी ऑप्शन है कि जो एक्सपेंडिचर का जो इफेक्ट होता है वो ग्रेटर होता है टैक्सेस के इफेक्ट से। ये मैंने डिटेल से समझाया हुआ है अपनी वीडियोस में। What does the term net GDP means while denoting the nation's economy? तो यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग का प्रॉब्लम आ गया है। जो नेट जीडीपी का फॉर्मूला होता है ग्रॉस जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है, तो वो गलती से पॉजिटिव का साइन आया हुआ है। तो आप इसमें इसको चूज कर लेंगे बी ऑप्शन। व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ सीपीआई? सीपीआई का फार्मूला मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। लेस्पेयर का जो फार्मूला होता है वो इसका सीपीआई का फार्मूला होता है जिसमें आप बेस ईयर की क्या ले रहे होते हैं, क्वांटिटी ले रहे होते हैं। तो इसमें बेस क्वांटिटी वैल्यू करंट प्राइसेस, यानी कि करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटी वैल्यू बेस प्राइसेस। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट आंसर। तो ये फार्मूला मैंने पहले भी लिखा था ऊपर और ये दोबारा इधर भी लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरोएस्ट डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई? ठीक हो गया। नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नैरोएस्ट डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई। हाँ जी, नैरोएस्ट में क्या होता है, यानी कि M0 से शुरू होते हैं, M1 M2 एंड M3 4 तक जाते हैं। जब हम M3 4 तक आ जाते हैं ना, ये
ये ब्रॉडर मनी होती है। ब्रॉडर मनी का मतलब ये होता है इसकी लिक्विडिटी पावर कम होती है और इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जो नैरो मनी होती है ना, नैरोस्ट डेफिनेशन जो होती है, उसमें आपको उसके अंदर लिक्विडिटी पावर बहुत होती है, पर उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता अगर आप उसको अपने पास रखेंगे। जिस तरह करेंसी और डिमांड डिपॉजिट है, इसके अंदर लिक्विडिटी पावर होती है कि जब मर्जी आप इसको जिस मर्जी चीज में कन्वर्ट करवा लें, बट आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करती। तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट इसका नैरोस्ट डेफिनेशन ऑफ मनी। हाँ जी, मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस बहुत इजी है, सर्कुलेशन करेंसी और कमर्शियल बैंक रिजर्व विद सेंट्रल बैंक, यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स के जो रिजर्व होते हैं सेंट्रल बैंक के साथ, और जो करेंसी इन सर्कुलेशन होती है, ये मॉनेटरी बेस होती है और यही डिटरमिनेट करती है कि आपकी जो मनी सप्लाई है वो क्या होगी। 29 MCQs, 49 MCQs। द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू अनडू डिमांड शॉक्स इज नोन एज, यानी कि जो डिमांड शॉक आ गए उनको अनडू करना है, उसमें डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी होती है और स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। ठीक है, स्टेबलाइजेशन पॉलिसी के अंदर भी यही होता है कि जो एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई की वजह से जो इकोनॉमी के अंदर गैप आ गया है, उसको कैसे फिल किया जाए। तो ये दोनों पॉलिसीज उसमें यूज होती हैं, डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज और स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज। तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ए केन्स इकोनॉमिक्स। अच्छा, केन्स का जो कंजप्शन फंक्शन होता है स्टेबल होता है, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट फंक्शन वॉलेटाइल होता है, चेंजिंग आती है इन्वेस्टमेंट की वजह से इकोनॉमी में, ठीक है जी। मॉनेटरी पॉलिसी इज इफेक्टिव इन लिक्विडिटी ट्रैप, ये बात बहुत बड़ी गलत। मॉनेटरी, केन्स को कहते हैं फिस्कलिस्ट। जब भी मॉनेटरी पॉलिसी का नाम लेकर अगर आपसे वो केन्स की बात करे तो इट मीन्स वो गलत बात कर रहा है। गवर्नमेंट शुड यूज फिस्कल पॉलिसी, हाँ जी ये कहा था केन्स ने, ये मॉनेटरी वाली बात उसने नहीं की थी। तो आज हमारे जो 50 MCQs हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, बड़ी डिटेल के साथ मैंने इसको डिस्कस किए हैं। और इंशाल्लाह जो 50 MCQs रह गए हैं वो भी कोशिश करूंगा कि 2 वीडियोस में इनको मैं वाइंड अप करूं। अगली वीडियो तक मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।